अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माकिश तबस्सुम। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से, और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाए। और राना सनाउल्लाह साहब ने तो धमकी भी दे दी है कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया गया तो वो कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। मुबश्शिर साहब, हुकूमती इत्तेहाद तो अदलिया के सामने सीधा हो गया है, आप मामलात को किस तरह से देख रहे हैं, किस नहज पे जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये कॉन्फ्रंटेशन पे जा रहा है। सारा दिन इस्लामाबाद में लोगों की यही चहमगोइयाँ होती रही हैं, बातें होती रही हैं और हर आदमी जो है ना वो परेशान है और पूरे मुल्क से मुझे फोन आ रहे हैं। अच्छा। लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हमने लगता है कि वादा किया हुआ है कि हमने अपने मुल्क को छोड़ना नहीं और हमने इसको जकड़ के रखा हुआ है और इसको हम किसी तरफ लेके नहीं जा रहे। अब अदलिया के 3 जजेस जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठ गया और सवालिया निशान का मतलब ये है कि असूलन तो जजेस की प्रैक्टिस ये होती है, जो हमने देखा है माजी में, कि अगर आप किसी जज के ऊपर नुक्ता एतराज उठा देते हैं तो वो कहते हैं जी मैं अपने आप को रिक्लूज कर रहा हूँ इससे, एंड दिस इज नॉट बिफोर मी, और आप दूसरे ऑनरेबल जज जो हैं वो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के या लोअर कोर्ट के, और ये हर लेवल पे होता है और बहुत दफा होता है, ये पहली बार ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, जो ऑब्जर्वेशंस आ रही है ना, वो लगता है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ आ रही है ऑब्जर्वेशंस। उससे जो है वो इश्यूज जो है वो लगता ही है कि कोई प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन है। अब मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये लोग आपस में जो क्या सराइयां कर रहे हो, बातें कर रहे हो, वैसे कर रहे हैं। और अब इसमें जो वकला तंजीमें हैं, मुख्तलिफ वकला तंजीमें, उनके भी इसमें खदशात सामने आना शुरू हो गए और अगर तो वो खड़े हो गए डिसीजन पे तो फिर आला अदलिया के लिए बड़ा फिक्र का लम्हा होगा और लम्हा फिक्रिया होगा ये। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है मुझे यहाँ पे खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जो मर्जी डिसीजन आए, ये क्राइसिस अब मुझे बड़ा होता नजर आ रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन सर आपकी जाती राय क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो साबका फैसले हैं वो मुतनाज़े हो जाएंगे अगर चौधरी शुजात साहब का जो खत है उसके बावजूद जो वोट हैं वो परवेज इलाही साहब की काउंटिंग में चले जाते हैं? देखिए, जो आइन की शिक है जिसके तहत ये हो रहा है, उसमें मैं इंटरप्रिटेशन तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन जो मुझे समझ आती है उसमें पार्टी हेड जो है उसी का उसकी जो रूलिंग है वो हतमी और कामिल है। और उधर भी जब पीटीआई के हक में भी 20 अरकान को मुनरिफ किया था या 25 अरकान को मुनरिफ किया था, तो वहां पे भी उन्होंने यही कहा था उस वक्त जाके इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी पार्टी चेयरमैन ने तो अनाउंस कर दिया था, तो उसके बाद अब ये लोटे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो यू कांट हैव टू डिफरेंट यार्ड स्टिक्स ओवर हियर। दूसरा ये है कि पार्लिमानी लीडर इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड, ये बातें आइन में नहीं लिखी हुई है। तो अब से मेरा ख्याल है कि जो जजेस ने कुछ सवालात उठाई उसके ऊपर, वो उसके ऊपर जा रहे हैं। तो लोगों का जिन वकला से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि जी लगता है फैसला तो पहले का हुआ है, हमें तो सिर्फ वैसे ही बुलाया गया। फिर आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सिक्योरिटी आई और लोगों को रोका गया, इवन जर्नलिस्टों को रोका गया, उसके ऊपर सवालिया निशानात उठ रहे हैं। मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत सीधी, डायरेक्ट, हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मौलाना फजल रहमान का भी। तो अब ये मसाइल बढ़ेंगे। ऑलरेडी कल से अभी तक सोशल मीडिया पे इस बेंच की बड़ी खातिर तवाज़ो हो चुकी है और देखते हैं कि अब क्या करती है अदलिया, क्या करती है, अपने डिफेंस में क्या करती है। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मामला हद से गुजर गया तो फिर हम फुल कोर्ट बना देंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने साफ साफ कहा है कि अगर फुल बेंच नहीं बना, फुल कोर्ट बेंच, तो वो कार्रवाई का बॉयकॉट कर देंगे। तो ये तो सरासर धमकी देना नहीं हुआ? हाथ से तो गुजर गया। नहीं, बॉयकॉट करना तो धमकी नहीं है। बॉयकॉट करने का मतलब है कि उनको एतराज है कि जी हमें अब एतबार नहीं रहा इस बेंच के ऊपर, और ये उनका एक लीगल राइट है कि अगर आपको किसी बेंच पे एतबार ना हो। अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी आप जूरी के एक मेंबर के ऊपर जो है वो डिफेंडेंट जो होता है वो आर्ग्यू करता है कि जनाब ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, व्हाटएवर, तो उसमें वो धमकियां नहीं होती। वो आपका एक सिटीजन का एक राइट होता है जो वहां पे एक्यूज्ड है। और देखें ना, आप ऐसे ऐसे लोग सवालात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को तलब कर लिया, उसको कहा गया कि अपनी रूलिंग को एक्सप्लेन करो।
लेकिन जब नेशनल असेंबली में ये मसला हुआ तो कासिम सूरी को, जो डिप्टी स्पीकर है, उनको तो नहीं तलब किया गया था वहां पे। उनको तो नहीं कहा था कि हमारे अहकामात या आइन पढ़ के सुनाई कि कौन से पैरा के तहत आपने ये बातें की या नहीं की। तो अब लोग कह रहे हैं कि जी दो किस्म का यहाँ पे वो हो रहा है, बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो गया। तो इशू तो बन गया है। और यानी वो ये क्या बात है कि जब मामला अगर हद से बढ़ गए, हद से क्यों बढ़ने दे, क्यों सुप्रीम कोर्ट क्यों बढ़ने दे हद से उनको, क्यों ना अरे की तस्कीन के साथ फैसले हो, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या कबाहत है, मुझे समझ में नहीं आ रही। सर लेकिन जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने बातें की या मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी आप जैसे कह रहे हैं कि बायकॉट करने वाली जो बात है वो धमकी के जुमरे में नहीं आती, इसी तरह की सेम बातें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो कहा जाता है कि इदारों के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो धमकियां देती है, वो तो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आर्मी हो, पार्लियामेंट हो, उसने कौन से इदारे को छोड़ा है, उसने कौन से सहाफी को छोड़ा है, कौन से उन्होंने एनालिस्ट को छोड़ा है, क्या बातें कर रही है। दो का मुकाबला ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हैंडलिंग हो रही है और सलूक हो रहा है, हमने 74 साल की पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में नहीं देखा ये ऐसा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। और आप खुद से जरा इंसाफ से बताइए, क्योंकि आप पीटीआई की सपोर्टर हैं, इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद के बाद जो रिजल्ट था वो उस्मान बुज़दार था, और 26 साल जद्दोजहद के बाद जो रिजल्ट आया वो परवेज इलाही आया, और तहरीक इंसाफ किधर गई। लेकिन सर तहरीक इंसाफ, जाहिर सी बात है, अब इमरान खान साहब अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, उनको बाकी लोगों की हेल्प तो लेनी पड़ेगी ना। जी बेशक, वही उनके लिए सब कुछ एक्सक्यूजेस है, दुनिया में किसी और के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। अच्छा, आप वैसे इस्लामाबाद में हैं, जाहिर सी बात है, तो कोई मुखबरी दे दें, कोई खबर दे दें कि क्या चल क्या रहा है। मुखबरी ये है कि मैंने कल एक ट्वीट की थी, आज वो सही साबित होगी कि इंडस मोटर ने अपनी तमाम ऑपरेशंस बंद कर दी हैं पाकिस्तान में, और प्रोडक्शन जो है टोयोटा गाड़ियों की बंद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जिन जिन के हमने एडवांस लिए हुए उनको हम वापस कर रहे हैं। और मेरी इत्तला ये है कि सुजुकी और होंडा जो है वो भी अपने बंद कर रहे हैं प्लांट्स। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स के लिए एलसीज नहीं खोल रहे, वो कह रहे हैं 260 रुपए का डॉलर हम चार्ज करेंगे, जबकि डॉलर की प्राइस डिफरेंट है, क्योंकि उनका ख्याल है कि जब तक ये एलसी मैच्योर होगी, डॉलर जो है पता नहीं किस कीमत पे होगा, तो हम अपना लॉस नहीं उठा सकते। तो इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई है, क्योंकि कैश है नहीं उनके पास देने को, एलसी खोल नहीं रही है। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी खड़े होने जा रही है, और आपकी दीगर इंडस्ट्री जो इम्पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है खास तौर पे, उनका बिजनेस प्लान ही आउट हो जाता है अगर वो 260 पे डॉलर को कैलकुलेट करें। तो इसका मतलब है कि अगले 15 दिन के अंदर पाकिस्तान में बहुत सीवियर एक क्राइसिस आने वाला है, जो आपको डोमेस्टिक मार्केट में नजर आएगा। और हमारे पास अभी कैपेसिटी नहीं है। जो लोग समझते हैं ना कि अच्छा बंद होने दो, हम अपनी बना लेंगे गाड़ियां, तो या हम अपनी चीजें बना लेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम वो खुद से बना सकें। ये खाम ख्याली है, ये बेवकूफ क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाला हिसाब। तो जो है हमारे पास अब इकोनॉमिकली हम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, और हमारी किसी सियासी जमात को उसका एहसास नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक और भी खबर है, आपको भी पता होगा, आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए हैं, और जब वो दुबई गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हुई। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क छोड़कर भाग गए और दीगर भी भागने की तैयारी कर रहे हैं, वाकई ऐसा है? फवाद चौधरी काफी अरसा पहले या कुछ अरसा पहले इमरान खान के मुतालिक भी इसी तरह की बातें करते थे, ऐसी बात नहीं है। जिस इमरान खान की आज वो कस्में खा रहे हैं, उस इमरान खान को तो वो बहुत बड़ा प्ले बॉय और ड्रामेबाज और धोखेबाज और टांगे की पार्टी, पता नहीं क्या क्या कहते थे, मुझे तो याद भी नहीं है। तो फवाद चौधरी ने तो पता नहीं जब भी कोई जमात बदली है, दूसरी जमात में उन्होंने आके दूसरों के मुतालिक इसी तरह की बातें की हैं। अगर वो अपनी फैमिली के ट्रिप पे गए, अपने नवासे की सालगिरह पे गए हैं, तो उनका राइट है। और अगर उन्होंने भागना होता तो प्राइवेट फ्लाइट से जाते, कमर्शियल फ्लाइट से, एमिरेट्स 103 से वो गए हैं, उसकी क्या जरूरत थी कि अरे के सामने जाएं, 400 पैसेंजर्स के बीच में जाएं। और मैं ख्याल है 4 दिन भी गुजर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एज यूजुअल फवाद झूठा है हमेशा की तरह, या जरदारी साहब वाकई भाग गए, दोनों बातें पता चल जाएंगी।
नहीं, उनकी बेटी ने ट्वीट भी किया है कि वो तो इतने साल जेल में रहे हैं, भागना होता तो तब भागते, तब नहीं भागे तो अब क्यों नहीं, भागे? वो तो अब चले 4 दिन बाद वो अटेदार ये कौन सा माफी मांग लेगा कि मेरी बात झूठ साबित हो गई है। इतना कैरेक्टर तो होता इन लोगों में तो इस मुल्क का ये हाल होता। सर इन बेचारों का क्या कसूर है? तो 4 साल के लिए आए थे। ये जिस बेचारे को आप कह रही हैं ये मुशर्रफ की हुकूमत में भी था, मतलब ये मैं अपना पीटीआई की बात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी था, नून लीग में भी, अपना पता नहीं किस किस पार्टी में था, और अब इसके लिए सिर्फ टी पार्टी बचेगी और कोई पार्टी इसको लेने को तैयार नहीं है कोशिशों के बावजूद। अच्छा सर, कराची से बड़ी खबरें आ रही हैं, जाहिर है वहां पे मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो सब वीडियोस वगैरह भेज रहे हैं अपने अपने घरों की। कराची का इस वक्त बुरा हाल हुआ है, बारिश ने फुल तबाही मचा दी है, लोगों के घरों में पानी आ गया है। इतना बुरा हाल आज से 2-3 साल पहले भी हुआ था और अब दोबारा यही, मतलब हर साल कराची में यही होना है। मतलब क्या किया है पीपल्स पार्टी ने वहां पर? पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं किया और किसी और ने भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल है लास्ट कराची में जो काम हुआ है वो सिर्फ मुस्तफा कमाल के जमाने में हुआ ऐसे है। ही बिल्कुल मुस्तफा कमाल के अलावा मैंने तो नहीं कराची में किसी को काम करते देखा। तारीफ मैंने बड़ी सुनी है जमात इस्लामी के जो नाजिम थे पहले वहां पे, उनकी, और उनके मुतालिक लोगों ने तारीफें भी बड़ी की हैं, लेकिन फिजिकली जब मैंने देखा है जाके या जब मैंने फॉलो करना शुरू किया तो मुझे मुस्तफा कमाल के काम जो है वही नजर आए हैं वहां पे। तो ऑब्वियसली अभी भी लियारी की आज कुछ सड़कों की मैं वीडियोस देख रहा था कि जहाँ सुबह 11 बजे से रात को 3 बजे तक बारिश होती रही, तो वहां पे पानी खड़ा नहीं हो रहा था और उसका सीवरेज का निजाम था, और वो सारे लियारी वाले जो थे वो मुस्तफा कमाल को दुआएं दे रहे थे कि ये उनकी बनाई हुई सड़कें और उनका बनाया हुआ सीवरेज है। तो यानी उस शख्स ने हमें ये भी दिखाया था कि ये अनमैनेजेबल शहर नहीं है। अगर कोई नेक नियति के साथ करता है और सन ऑफ द सॉइल बन के करता है तो वो फिर अपनी माँ को, क्योंकि मुल्क माँ है, तो अपनी माँ को वो सुकून भी पहुंचा सकता है और उसको अच्छा भी रख सकता है। ना काम हुआ है हमारे यहाँ और ना कैपेसिटी है, और फिर हमारी रिटाई है कि हमने मानना भी नहीं, हमने और बड़ी चीजें कर ली। क्योंकि कराची के जो पोश इलाके हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो तो सिर्फ तो नाम अब के देखेंगे ना, अब देखेंगे ना वोट किसको पड़ता है। अब पौष इलाके जो है, यानी आपकी फेवरेट पीटीआई ने भी 1150 बिलियन कहने को दिए थे, फिर 150 बिलियन दिए थे, उनमें से एक आना कहीं नहीं लगा। तो अब अगर कराची वाले अभी भी पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को वोट देते हैं तो फिर कराची वाले डिजर्व करते हैं ना कि बारिशें साल में कम से कम 2 दफा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें ठीक है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अब कराची के लिए कि अल्लाह ताला कराची पर रहम ये करे। दुआ जरा लंबी करनी पड़ेगी, उनका कराची वाले, मुझे लगता नहीं आपकी लीडरशिप उसको बेहतर करने के लिए है। आप ये देखें ना कि 73-74 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए और कराची में अभी तक टैंकर माफिया, यानी हर एक को पता है, हर एक को पता है, सबको पता है कि वो है, लेकिन हुकूमत, रियासत सब उसके आगे घुटने टेक के बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि या सारे करप्ट हैं, सारे करप्ट हैं, या सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, या इनमें से किसी को काम नहीं आता। सर मैं 5 साल कराची में रही हूँ और शायद सबसे ज्यादा पैसा मैंने पानी के ऊपर दिया है, सिर्फ और सिर्फ टैंकर्स के ऊपर मेरे पैसे सबसे ज्यादा। हाँ, लेकिन आप जहाँ पे आप 6-7 हजार रुपया दे रही थी पहले महीने का, वहां पे 25 से 40 हजार रुपया लग रहा है महीने का। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा है, और वाकई कराची का बहुत बुरा हाल है, और टैंकर मंगवा के भी आपको पानी भी 3 किस्म का हो गया। एक है खारा पानी जो आप लॉन्स को देते हैं, ये जिनसे आप गाड़ियां धोते हैं, कुत्ते नहलाते हैं। एक है पानी जो आपके घरों में आप नहाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और चीजों के लिए, जरूरियात के लिए, और एक पीने का पानी है, वो अलग है, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। तो पानी की 3 किस्में हो गई हैं कराची में। कराची वाले आप देखें ना, उनका एहतजाज कोई नहीं है इस पे। और जो तीसरी किस्म है ना, आप उसका अच्छा पे करते हो लेकिन आपको समटाइम्स मिक्स पानी मिलता है, वो उसमें भी माविश, आपको मैं एक बात बताऊं, बुनियादी हकूक में सबसे ज्यादा 3 जरूरतें हैं, एक पीने का पानी, एक बच्चों की तालीम और एक आपकी सिक्योरिटी। पाकिस्तान में ये तीनों चीजें जो हैं वो सबसे बड़े कारोबार बने हुए हैं। पीने का पानी कारोबार है, बच्चों की एजुकेशन स्कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा कारोबार है, माफिया है बल्कि, और पर्सनल सिक्योरिटी, ये वो आपको अपने गार्ड्स रखने पड़ते हैं, वो भी एक कारोबार है। तो आप इस मुल्क की प्रायोरिटीज देख लें, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज देख लें कि इन तीनों चीजों में से एक चीज वो अपनी आवाम को नहीं दे सके। सर और मेडिकल भी नहीं है। मैं कहता हूँ चले बंदा जिंदा रहेगा तो मेडिकल लेगा ना, इधर तो
और तो बाकी कहने चीजों का के मकसद ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल आपके सामने है और प्राइवेट क्लेम हॉस्पिटल सुन लें आप उनके कि हम तो दवाइयां मुफ्त देते हैं, सर्जरियां मुफ्त करते हैं, हम तो ये करते हैं। और अगर मैं आपको उन दवाइयों की पोटेंसी बताना शुरू हो जाऊं तो आप रोना शुरू हो जाएंगे। सर ये और जो हेल्थ बंदे को कार्ड मार देंगी, ठीक नहीं कर सकती। और सर हेल्थ कार्ड जो सेहत इंसाफ कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया वो था तो वो भी बहुत शुरू बड़ा फ्रॉड है महबूब, बहुत बड़ा फ्रॉड था। अभी अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगा। पैसे ही नहीं थे उस पे। आपको कोई हॉस्पिटल, आपके सरकारी अस्पताल ऑनर नहीं कर रहे थे उसको यहाँ पे। ओ और इनके हुकूमत खत्म होने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, बाद की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। तो वो तो आप लोग अभी जो मर्जी प्रॉपर्टी करें। स्टार्ट हुआ ही नहीं था ना, इनकी गवर्नमेंट ही चली गई। देखें, स्टार्ट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन यह कि आपका पैसा कहाँ था इस तरह का प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए? किधर गया वो 200 बिलियन? इस मुल्क में तो ये भी नहीं सवाल पूछ सकते माविश हम कि डैम के लिए आपने जो पैसे जमा किए थे उनका क्या कर दिया? वो तो वाकई पता नहीं, क्योंकि मैंने भी दिए थे ना पैसे। इमरान खान बताएंगे, ना साकिब निसार बताएंगे, हमें पता नहीं चल रहा। सर आप कह रहे थे आप पता करेंगे, तो आप मैं पता आपको तो 2 दिन बाद बताऊंगा। चलें हम वेट करेंगे इसका। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और प्लीज अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।